हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा प्रकाश यानी कि लाइट। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमारा एक समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर है मान लिया, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपतन बिंदु कहला रहा है। तो कोई भी लाइट जब प्लेन मिरर से टकराती है तो जैसे कि ये लाइट रे है, इंसिडेंट हो रही है, यानी कि ये आपतित किरण है, आती हुई लाइट है जो आपतित किरण है, और ये मिरर से टकरा करके ये जो लाइट जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, कोई मिरर से टकराने के बाद में उसी डायरेक्शन में जब लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लाइट रे जब एक डायरेक्शन से आई और मिरर से टकराने के बाद दूसरे उसी डायरेक्शन में मूव कर गई तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं। पहला, ये जो लाइट इंसिडेंट की इसे आपतित किरण कहते हैं, तो ये आपतित किरण ये हमारा है परावर्तित किरण, और ये जो इस पर अभिलंब हमने डाला है ये अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा है क्या कि ये जो कोण बना है ये आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तन कोण के बीच में परावर्तित आपतित किरण और ये जो अभिलंब हमने डाला है इनके बीच जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण कहलाता है। और ये वाला जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अब जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं, ये एक हमारा है, ये विरल माध्यम है, ये हवा जो है विरल माध्यम है, और ये हमारा जो ग्लास है, कांच है, ये सघन माध्यम है। तो हमारा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। यही जो प्रक्रिया है, ये मुड़ने की प्रक्रिया, जो प्रकाश का मुड़ने की जो प्रक्रिया है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम है हवा, और ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो ये जो है अभिलंब, ये जो लाइन जो दिख रहा है ये अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये झुकी हुई दिख रही है। और वहीं जब प्रकाश सघन माध्यम, ये जो ग्लास है सघन माध्यम है, और वापस जब ये एयर में जाएगी तो ये जो है अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये इसको कहते हैं प्रकाश का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। आगे लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। क्या उपयोग है? पहला, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा, अपवर्तन के कारण ही पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। तीसरा, आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। तो ये सभी जो है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब पॉइंट हमारे पास में है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश के एक पतले किरण पुंज को एक प्रिज्म पर डालने पर निर्गत प्रकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग उसी क्रम में दिखाई देते हैं। ये रंग इस प्रकार हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। सफ़ेद प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया जो है यही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो जब प्रिज्म से हम लाइट रे को पास करवाते हैं तो ये 7 रंगों में जो लाइट की रे होती है, वाइट लाइट रे जो होती है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही जो फिनोमेना है इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं।
अवतल तथा उत्तल दर्पणों के उपयोग। अब हमारे पास दो तरह के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। इनका उपयोग क्या है? अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि निकट रखी हुई वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चूँकि उत्तल दर्पण उस पर पड़ने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए सड़क की बत्तियों के ऊपर इनका प्रयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ तक थ्योरी पोर्शन था। अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, खेल के मैदान में एक खिलाड़ी की गति तथा आकाश में पतंग की गति किस प्रकार की गति है? पहला ऑप्शन है रेखीय गति, दूसरा यादृच्छिक गति, तीसरा वर्तुल गति और चौथा है आवर्ती गति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, यादृच्छिक गति। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाया जाता है या चलाने की चेष्टा करते हैं, तब वस्तुओं की स्पर्श में आने वाली सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल कहलाता है। क्या कहते हैं? कौन सा विरोधी बल है ये? ऑप्शन है आपके पास में घर्षण बल, दूसरा आकर्षण बल, तीसरा गुरुत्व बल और चौथा है प्रतिकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण, दूसरा सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, तीसरा अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण और चौथा विकल्प 1 और 2 दोनों। तो दो वस्तुओं के सतहों के बीच जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तो किस वजह से होता है? सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, लिखा है दर्जी कपड़ा काटने के लिए कैंची का उपयोग करता है, वह किस प्रकार का उत्तोलक है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, पानी से भरा हुआ एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने पर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, सेकंड ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, थर्ड ऊपर वाले छेद के पास दाब अधिक होता है और चौथा है नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि नीचे वाले जो छेद होता है उसके पास में दाब अधिक होता है, प्रेशर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 बर्फ़ पानी से हल्की होती है, ऑप्शन नंबर 2 बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब बर्फ़ का टुकड़ा जल पर तैरता है तो बर्फ़ के टुकड़े का कितना भाग जल की सतह के बाहर होता है? ऑप्शन है 1/12 भाग, ऑप्शन 11/12 भाग, ऑप्शन थर्ड 5/6 भाग, ऑप्शन फोर्थ 1/1/6 भाग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कि 1/12 भाग जो है वो जल की सतह के बाहर रहता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, झील के किनारे पर खड़े होकर मछुआरे को जल के नीचे स्थित मछली दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी? ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक मछली से बड़ी, ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक मछली से छोटी, ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक मछली के समान, ऑप्शन नंबर 4 कोण के मान पर निर्भर करता है। तो वो जो मछली है वो कैसे दिखाई देगी? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वास्तविक मछली से बड़ी मछली दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 परावर्तन, ऑप्शन नंबर 3 व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर 4 विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अपवर्तन कहलाता है ये।
क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। दो कारें एक दूसरे के समांतर एक सड़क पर गतिमान हैं। यदि उनका समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील होंगी। ऑप्शन नंबर 2 वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील है। ऑप्शन नंबर 3 वस्तुओं का त्वरण शून्य है। ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं का त्वरण धनात्मक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं। राम अपने घर से स्कूल के लिए निकला। उसकी चाल कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तो कभी कम हो जाती है, अर्थात असमान चाल से चल रहा है। तो राम की चाल का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, कैसा होगा? ऑप्शन नंबर 1 एक सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर 2 एक वक्र रेखा होगा। ऑप्शन नंबर 3 एक दीर्घवृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर 4 एक अति परवलयाकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि असमान चाल से चल रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, एक वक्र रेखा होगा। जो ग्राफ बनेगा वो वक्र रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या बताता है? ऑप्शन नंबर 1 वेग बताता है। ऑप्शन नंबर 2 समय बताता है। ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन बताता है। या ऑप्शन नंबर 4 त्वरण बताता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, त्वरण बताता है। क्वेश्चन 13 में आते हैं। चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का कैसा प्रकाश है? पहला ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश है। दूसरा आपतित प्रकाश है। तीसरा प्रकिरणित प्रकाश है। चौथा विकल्प 2 और 3 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि ये जो है परावर्तित प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी भी वस्तु की छाया बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 एक प्रकाश स्रोत, दूसरा पर्दा, तीसरा रुकावट और चौथा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी आवश्यक है। छाया तभी बनेगी जब प्रकाश का स्रोत भी होगा, पर्दा भी होगा और रुकावट भी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के कारण किसी वस्तु की छाया के निर्माण की प्रक्रिया से सिद्ध होता है कि ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश एक किरण पुंज के रूप में चलता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ऑप्शन नंबर 3 विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, विकल्प 1 व 2 दोनों सही है, यानी प्रकाश एक किरण पुंज के रूप में चलता है और प्रकाश सरल रेखा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या कौन सा लेंस या दर्पण यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 3 अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 4 अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। एक छात्र को दूर दृष्टि दोष होने पर चिकित्सक ने उसे चश्मा बनवाने की सलाह दी। उस छात्र के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 अवतलोत्तल लेंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 उत्तलावतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। काले और सफ़ेद पृष्ठ के दो बर्तनों में जल भर के दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख दो। काले पृष्ठ के बर्तन का जल अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठ की अपेक्षा कम अवशोषित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 गहरे रंग के पृष्ठ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हल्के रंग के पृष्ठ गहरे रंग के पृष्ठ की अपेक्षा कम अवशोषक होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि हल्के रंग के पृष्ठ गहरे रंग के पृष्ठों की अपेक्षा कम अवशोषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। जब डॉक्टर किसी रोगी का ताप मापता है तो तापमापी का उपयोग करने से पहले वह उसे किसी द्रव में क्यों डुबाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तापमापी में पारे का तल सामान्य ताप से नीचे करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 तापमापी को
रोगाणु मुक्त करने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर उसको द्रव में तापमापी जो होता है थर्मामीटर को द्रव में इसलिए डुबाते हैं क्योंकि जो रोगाणु किसी तरह का वो नष्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, तापमापी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसे द्रव में डुबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ऊन ऊष्मारोधी है, ऑप्शन नंबर 2 ऊन ऊष्माशोषी है, ऑप्शन नंबर थर्ड ऊन ऊष्माक्षेपी है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हम ऊनी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन जो है ऊष्मारोधी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, डॉक्टर जिस तापमापी से रोगी के शरीर का ताप मापता है वह कौन सा मापक्रम उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेल्सियस तापक्रम, ऑप्शन नंबर 2 फ़ारेनहाइट तापक्रम, ऑप्शन नंबर थर्ड केल्विन तापक्रम, या ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सभी। तो डॉक्टर जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसको फ़ारेनहाइट तापक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, फ़ारेनहाइट तापक्रम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का उपयोग ही करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पारा आसानी से शुद्ध रूप में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 2 पारा अपारदर्शी तथा चमकीला होता है जिससे शुद्ध पाठ्यांक ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड पारा में प्रसार एक समान होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर 2 केवल उसके ताप की वृद्धि पर, ऑप्शन नंबर थर्ड विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट होगा। किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु के द्रव्यमान पर और उसके ताप की वृद्धि पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, यदि गर्म चाय को मेज पर रखकर कुछ देर छोड़ दे तो वह ठंडी क्यों हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ऊष्मा के चालन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 ऊष्मा के संवहन के कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड ऊष्मीय विकिरण के कारण, या ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। तो गर्म चाय को मेज पर रखते हैं तो वो ठंड इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का चालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिक अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन नंबर 1 गहरे रंग की चमकीली सतह, ऑप्शन नंबर 2 गहरे रंग की रुखड़ी या रफ सतह, ऑप्शन नंबर थर्ड हल्के रंग की चमकीली सतह, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हल्के रंग की रुखड़ी यानी कि रफ सतह। तो इसमें से अवशोषक कौन होगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, गहरे रंग की रुखड़ी या रफ सतह जो है वो अच्छी अवशोषक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत जनित्र के लिए सत्य है, कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर 2 यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड यह गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 अपने चुंबक के गुण के कारण, चुंबकत्व के गुण के कारण, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी के चुंबकीय गुण के कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड विकल्प 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबक जो है उसको स्वतंत्रता पूर्वक जब हम लटकाएंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है क्योंकि ये उसका गुण है, चुंबकत्व का गुण है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अपने चुंबकत्व के गुण के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, खिलाड़ियों के जूते की तली में कीले यानी स्पाइक्स जड़ी होती हैं क्योंकि।
ऑप्शन नंबर 1 खिलाड़ी तेज दौड़ सके, ऑप्शन नंबर 2 खिलाड़ी ऊंचा कूद सके, ऑप्शन नंबर 3 खिलाड़ी का पैर फिसलना कम हो जाए, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं उनमें स्पाइक्स लगे होते हैं ताकि खिलाड़ी का पैर जो है वो कम फिसले। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, खिलाड़ी का पैर फिसलना कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 तालाब में कूदता गोताखोर, ऑप्शन नंबर 2 ठेला धकेलता हुआ लड़का, ऑप्शन नंबर 3 चट्टान से गिरता पत्थर और ऑप्शन नंबर 4 है पेड़ से गिरती हुई पत्ती। तो इसमें से कौन सा गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ये जो ठेला धकेलता हुआ जो लड़का है ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रॉकेट किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर 3 संवेग संरक्षण के नियम पर और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।